जो आज हम लोग जो नया टॉपिक करने वाले हैं, आज जो हम लोग नया टॉपिक करने वाले हैं, ओके, जिसका नाम है डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। ओके, डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। थोड़ा ध्यान देना, थोड़ी सी स्पीड रहेगी अभी बिकॉज ये रिवीजन टाइम है। ओके, तो देखिए क्या बोल रहा है, अ कंडीशन इन विच देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एन एडवर्स डिवीजन फ्रॉम द डिजायर्ड आउटकम। बोल रहा है कि अंडर रिस्क क्या होता है, पॉसिबिलिटी एन एडवर्स डिवीजन। क्या होता है, एडवर्स डिवीजन ऑफ डिजायर्ड आउटकम। अब डिजायर्ड आउटकम मतलब क्या, जो रिजल्ट आपका आया है, ओके, जिसके लिए आपको क्या चाहिए, आप एक स्टैंडर्ड बना रहे हो। क्या बना रहे हो, स्टैंडर्ड। आप सोच रहे हो, ये प्लीज शांत रहो, आप सोच रहे हो कि आपको 50 रुपए का प्रॉफिट कमाना है। क्या कमाना है, 50 रुपए का प्रॉफिट कमाना है। कितना, 50 रुपए का आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो, जो है आपका डिजायर्ड आउटकम। कमाना चाहते हो, कमाया नहीं है, चाहते हो। उसका क्या हो रहा है, एडवर्स डिवीजन। एडवर्स डिवीजन मतलब कितना ये डिवोट करेगा। तो देखो, अगर मैं बात करूं, मैं 50 रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, ओके, तो मैं बोल सकता हूं मैं 30 रुपए तक का भी प्रॉफिट कमा पाऊंगा, या फिर हो सकता है मैं 50 रुपए से ज्यादा 70 रुपए तक का प्रॉफिट कमा पाऊंगा। इससे कम तो नहीं कमाऊंगा और इससे ज्यादा नहीं कमा पाऊंगा, इससे कम नहीं कमा पाऊंगा और इससे ज्यादा नहीं कमा पाऊंगा। याद रहेगा। तो मेरे बच्चे, ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, अंडर रिस्क क्या, वो पॉसिबिलिटी जो क्या करती है, आपका जो डिजायर्ड आउटकम है, डिजायर्ड आउटकम कितना हमने सोचा है, 50, इससे कितना डिवोट कर रहा है इस साइड और कितना डिवोट कर रहा है इस साइड। कितना डिवोट कर रहा है, 20 और 20। ज्यादा से ज्यादा मुझे रिस्क कितने का होगा, 20 का। कितने का होगा, 20 का ही रिस्क होगा ना। तो ये याद रहेगा, अंडर दिखा रहा, डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। तो यहाँ पे वही बोल रहा है, पॉसिबिलिटी ऑफ एन एडवर्स डिवीजन। देखिए 50 से कितना एडवर्स है, 30 तक पहुंच जाएंगे हम लोग, 30 तक का प्रॉफिट कमा पाएंगे हम लोग। ओके, लास्ट टू लास्ट 30 तक का प्रॉफिट कमाएंगे। तो कितना हमारा एडवर्स डिवीजन आ रहा है, 20। तो ये 20 हमारे लिए क्या होगा, रिस्क। याद रहेगा। आगे बोला है, इन मैनेजमेंट, अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं, रिस्क जो है वो इंडिकेट किया जाता है किसके द्वारा, स्टैंडर्ड डिवीजन के द्वारा। स्टैंडर्ड मैंने अभी तुमको बताया, स्टैंडर्ड मेरा कितना था, 50। डिवीजन मैंने अभी बताया कितना डिवोट कर रहा है सर, 20। तो 20 का मेरे को क्या है, रिस्क है। समझ में आया। अगर मैं बात करूं डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क, तो कुछ पॉइंट है जो हमें पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे, और वो पॉइंट हम लोग अभी पढ़ लेते हैं फटाफट। देखिए, अब बोल रहा है कि इन रिस्की इन्वायरमेंट, अगर मैं रिस्क अंडर डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क अगर मैं कर रहा हूं, तो डिसीजन मेकर जो होता है वो क्या करता है, ऑपरेट करता है अंडर द कंडीशन ऑफ इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। यस, ओके, अंडर डिसीजन, क्या मैं बोल रहा हूँ, डिसीजन अंडर, अगर मैं रिस्क की बात करूँ, तो यहाँ पे जो डिसीजन मेकर होता है बच्चा लोग, उसके पास जो कंडीशन रहती है वो कभी भी परफेक्ट होती नहीं। वो कौन सी कंडीशन रहती है उसके पास, इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन रहता है। कौन सा रहता है, इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन रहता है, जिसके आधार पर वो क्या करता है, डिसीजन लेता है। अब मैनेजर में अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। यस, मैनेजर के पास जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसको समझेगा भी। ओके, उसके पास अल्टरनेटिव ऑप्शन भी रहेंगे, जैसे हमने कल के लेक्चर में देखा था। क्या ऑप्शन थे उसके पास, या तो मैं क्या बेचूंगा, आइसक्रीम, या फिर मैं कॉफी। अल्टरनेटिव ऑप्शन थे, बट हैज नो गारंटी, उसके पास गारंटी नहीं था। कल के सिचुएशन में बता दिया था, क्या बता दिया था कल के सिचुएशन में, कि भैया वेदर कंडीशन पे उसने फोन किया, उसने बोला कल रात से पूरे आज पूरे दिन बारिश होगी, तो उसके पास 100% श्योरिटी हो गया। बट यहाँ पे अंडर रिस्क में आपके पास गारंटी नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा, गारंटी नहीं रहेगा कि कितना परसेंट बारिश होने के चांसेस है, कितना परसेंट नहीं। समझ में, खाली आपको बता दिया जाएगा 60% होगा एंड 40% नहीं होगा। 100% नहीं बताया जाएगा कि 100% बारिश होगा। तो यहाँ पे पास आपके पास क्या नहीं है, गारंटी नहीं रहेगा। समझ में आ गया। एंड हाउ ईच सॉल्यूशन विल वर्क, कैसे काम होगा। तो आप क्या करोगे, एक प्रोबेबिलिटी असाइन करोगे। क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी 60 एंड 40 का, 60% होगा 40% नहीं होगा, इसके आधार पे आप डिसीजन लोगे। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। आगे बोल रहा है, दिस इज द फेयरली कॉमन कंडीशन। ये एक फेयरली कॉमन कंडीशन है अंडर विच डिसीजन मेकर ऑपरेट, जहां पे ये डिसीजन मेकर क्या करता है, ऑपरेट करता है, अपने डिसीजन लेता है। व्हेन अ मैनेजर लेक्स परफेक्ट इन्फॉर्मेशन रिस्क अराइजेस, जब भी ऐसे रिस्क अराइज होंगे तो वहां पे जो भी मैनेजर रहेगा उसके पास जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी वो कैसे फॉर्म में रहेगी, लैक फॉर्म में रहेगी, मतलब कि परफेक्ट इन्फॉर्मेशन रहेगी नहीं। अब देखिए, अंडर द स्टेट ऑफ रिस्क अगर मैं बात करूं, डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क, तो डिसीजन मेकर हैज इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। उसके पास जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी वो पूरा का पूरा 100% नहीं रहेगा, वो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन रहेगा अबाउट द अवेलेबल अल्टरनेटिव। उसके पास जो भी अल्टरनेटिव रहेंगे उसके, बट हैज अ गुड आइडिया, उसके पास एक अच्छा आइडिया रहेगा किसका, प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम और ईच अल्टरनेटिव्स। याद रहेगा, क्या बोला मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम फॉर ईच अल्टरनेटिव। हर एक अल्टरनेटिव के उसके पास प्रोबेबिलिटी रहेंगे। क्या रहेंगे, प्रोबेबिलिटी रहेंगे। हम लोग देखेंगे आज के लेक्चर में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, तब हम लोग को और भी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगा, समझेंगे हम लोग। याद रहेगा। अब प्रोबेबिलिटी क्या होता है, चांसेस ऑफ अकरिंग इवेंट, चांसेस ऑफ अकरिंग इवेंट्स, चांसेस ऑफ अकरिंग इवेंट्स। एक इवेंट के
क्या क्या चांसेस हो सकते हैं। मैंने क्या बोला, चांसेस ऑफ अकरिंग इवेंट्स, याद रहेगा। मतलब एक इवेंट के क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, बस उसी को बोलते प्रोबेबिलिटी। अभी मैंने तुम लोग को बताया बारिश होने की संभावना 60 और 40, 60% होगी और 40% नहीं होगी। तो इवेंट क्या थी, बारिश। उसके दो पॉसिबल है, एक है होने की संभावना और एक है नहीं होने की। तो यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे चांसेस ऑफ अकरिंग इवेंट, इवेंट के क्या अकर होने के क्या क्या चांसेस है। तो दो चांस है यहाँ पे इवेंट के अकर होने के, होगा और नहीं होगा, याद रहेगा। बस इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। 60% चांस है होगा और 40% चांस है नहीं होगा। तो हम लोग इसी के आधार पर डिसीजन लेंगे कि कल के दिन बारिश 60% होने के चांसेस है। समझ में आया। आगे बोला है, देखिए यहाँ पे प्लीज आगे देखो, वाइल मेकिंग डिसीजन, जब भी हम डिसीजन लेते हैं अंडर द स्टेट ऑफ रिस्क, मैनेजर मस्ट डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी। वो क्या करता है, डिटरमाइन करता है, प्रोबेबिलिटी पहले करता है। क्या डिटरमाइन करेगा, प्रोबेबिलिटी। अब ये जो प्रोबेबिलिटी है एसोसिएटेड विथ ईच अल्टरनेटिव ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड हिज एक्सपीरियंस। अब ये प्रोबेबिलिटी जो असाइन करता है, ये कैसे अपने मन से बता देता है क्या, नहीं। ये क्या करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी उसके आधार पर प्रोबेबिलिटी डिसाइड करते हैं, असाइन किया जाता है, या फिर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। किसके हिसाब से, समझ में आ गया क्या। ओके। अब उसके पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन की बात करूं तो बहुत बताया जा रहा है कि कल के दिन इसे क्या बेचना है। तो पिछले 10 साल में इसने एक इंफॉर्मेशन निकाला कि कल के दिन पिछले 10 साल में से 8 बार, पिछले 10 साल में से 8 बार कल के दिन बारिश हुई है। तो उसने पिछले 10 में से 8 बार उसने क्या बेचा है, चाय बेचा है। क्या बेचा है, चाय। तो 80% चांस है ना कल के दिन बारिश होगा, और कल के दिन इसे क्या बेचना चाहिए, चाय। क्या बेचना चाहिए, चाय। क्या बेचना चाहिए उनको, चाय बेचना चाहिए। समझ में आया। 80% चांस है कि नहीं है। 20% चांस क्या है, बारिश नहीं होगी। जब बारिश नहीं होगी तो क्या क्या करना चाहिए उसको, आइसक्रीम बेचना चाहिए। अब ध्यान से सुनना प्लीज, समझ में आया। ओके, ये बात सबको समझ में आया क्या, ये बात सबको समझ में आया। ओके, तो प्रोबेबिलिटी आपने असाइन कर दिया, क्या असाइन कर दिया, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे असाइन कर दिया। और इससे पहले वाला जो केस था कल वाला, जिसके अंदर सर्टेनिटी वाले में वेदर कंडीशन को फोन किया था उसने, और उसने बताया कि कल रात से बारिश हो रही है और कल तक बारिश होगी, तो इसको 100% श्योरिटी हो गया कि कल 100% बारिश होने वाली है। तो उसने डायरेक्ट डिसीजन ले लिया, क्या बेचना है आप उनको, कॉफी बेचना है। समझ में। बट यहाँ पे क्या हो रहा है प्लीज, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये केस में 80% चांसेस है क्या होगा, बारिश। अब मैंने डिसीजन क्या ले लिया, 80% चांस होगी बारिश होगी, और मैंने क्या कर दिया, कल के दिन कॉफी के लिए सब सट्टे बिटअप डाल दिया, और पता चला कल के दिन बारिश नहीं हुई। तो मैं कौन सी कैटेगरी में आया था, 20% की कैटेगरी में। मैं फेल हो गया कि नहीं, मेरा डिसीजन रॉन्ग चला गया कि नहीं। यहाँ पे 100% श्योर नहीं हूँ। समझ में आ गया क्या ये केस में। तो बच्चा यहाँ पे वही बोल रहा है कि ये जो डिटरमाइन करता है प्रोबेबिलिटी, ये किसके आधार पे लोग डिटरमाइन करते हैं, जो भी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन इनके पास रहेगी या फिर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। अब बात करेंगे प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अब भी मैंने प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया, चांसेस ऑफ अकरिंग इवेंट, एक इवेंट के क्या क्या चांस होते हैं कि वो अकर हो। अब देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज आर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। क्या ये, अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि जैसे मैंने बताया 60% चांस है पास होने का और 40% चांस है फेल होने का। हाँ, ओके, हाँ, ओके। तो समझ में आया क्या ये। आगे बोला है विच इज यूज टू डिनोट द लाइकलीहुड ऑफ दैट इवेंट और स्टेट्स ऑफ नेचर विल अकर। दिखा यहाँ पे क्या बोला, प्रोबेबिलिटी क्या है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ओके, हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के द्वारा करते हैं प्रोबेबिलिटी में। 60% चांस है पास होने का, 40% चांस है फेल होने का। तो 0.6% चांस है पास होने का और 0.4% है चांस फेल होने का। विच इज यूज टू डिनोट द लाइकलीहुड, क्या, लाइकलीहुड ऑफ दैट इवेंट और स्टेट्स ऑफ नेचर विल अकर। वो इवेंट के होने के क्या चांसेस है। ओके, आगे बोला है इट इज एक्सप्रेस्ड इन अ डेसिमल। इसको किस में एक्सप्रेस करते हैं, डेसिमल में। एंड वेरीज बिटवीन 0 एंड 1। याद रहेगा, प्रोबेबिलिटी को जो है इसमें हम लोग को किस में एक्सप्रेस करना होता है, डेसिमल में। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी भी बता रहा हूँ। ये आप लोगों को अभी लग रहा है मजाक, मगर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आएगा और वहां पे आपको देखना 2 नंबर डुबा देगा। ये याद रखना। अभी ये जो थ्योरी है इसका आपको मजाक लगेगा मेरे बच्चों, मगर जब ये प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चन में, ये जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आएगा, वहां पे आपको ना ये पूछा रहेगा, बताइए प्रोबेबिलिटी को किस में एक्सप्रेस करते हैं। ओके, तो याद रहेगा। तो थोड़ा सा मजाक मस्ती कम करो
पहले इसके ऊपर फोकस करो। ओके, भले से थियरी तो क्या हुआ, चाहता तो मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकली करवा देता, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को मेरा भी टाइम क्या करना है, बचाना ही है। मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे जम मारता हुआ, वो हो गया चलो प्रोबेबिलिटी क्या होती है देख लेना, पढ़ लेना तुम लोग। बट ये एग्जाम में आया ना तो आपको डुबा देगा। अब ये कहाँ से वेरीज करता है, 0 एंड 1 के बीच में, याद रहेगा। अब ध्यान से देखना, when the probability of occurrence of an event is 0, अगर probability of occurrence of an event क्या है, 0 है, तो it denotes nil likelihood, इसको क्या बोलेंगे, nil likelihood of occurrence, क्या बोलेंगे, nil likelihood of occurrence। अब मेरे को बताओ, मैं बताया कि आसमान में से पानी की जगह पे पैसा गिरेगा, ऐसा आज तक कभी पॉसिबल हुआ है, तो ऐसा कभी होगा, ऐसे इवेंट का कुछ अकरेंस आएगा नहीं ना, तो इसका क्या रहेगा पॉसिबिलिटी, इवेंट प्रोबेबिलिटी 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। ये याद रहेगा, क्या आसमान से कभी पैसा गिरा है, नहीं गिरा है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0 ही होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नील, क्या बोलेंगे, नील। वेयर एज द वैल्यू ऑफ 1 सिग्निफाइज द एब्सोल्यूट सर्टेनिटी, जब आपका वैल्यू ऑफ सिग्निफाइज, अगर आपकी प्रोबेबिलिटी एग्जैक्ट 1 आ रही है, इसका मतलब क्या है, एब्सोल्यूट सर्टेनिटी का केस है। किसका केस है, एब्सोल्यूट सर्टेनिटी का केस, जो हम लोग ने कल के लेक्चर में देखा था, राइट। 100% श्योर थे हम लोग, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, याद रहेगा। इसको क्या बोलेंगे, आपको आ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में, याद रहेगा, अ डेफिनेट अकरेंस, 100% श्योर है कि यह अकरेंस होने वाला है, यही इवेंट होने वाला है। हाँ, अब एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, प्लीज, चांसेस दैट 8 वुड कम अप इन अ थ्रो ऑफ डाइस इज 0। अब मेरे को बात करो, अगर आप थ्रो करोगे डाइस, उसमें 8 कभी भी आ सकता है, 6 तक ही रहता है, तो यहाँ पे क्या है, एज देयर आर नो फेसेस ऑफ 8 इन अ डाइस, तो समझ में यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आने के चांसेस क्या है, 0, याद रहेगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.6 मीन्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.6 मीन्स ये किस में होता है, डेसिमल में होता है, तो देखिए यहाँ पे डेसिमल में है। 0.6 means that event is expected to occur 6 times out of 10। समझ में आया, जो अकर हुआ है वो क्या है, 10 में से 6 बार होने के चांसेस है, इसीलिए इसको हम लोग 0.6 बोल रहे हैं। आगे, द टोटल ऑफ द प्रोबेबिलिटी फॉर द इवेंट दैट कैन पॉसिबली अकर मस्ट टू सम टू, तो प्रोबेबिलिटी का टोटल कितना होता है, 1 होता है, याद रहेगा सबको। आगे बोला है, फॉर एग्जाम्पल, if a tutor indicates that the probability of a student passing an examination is 0.6, कितना, then this means that the student has a 60% chances of passing the examination, याद रहेगा। given that, आगे बोला, the pass and fail alternative represent an exhaustive listing of all possible outcome of the event, the probability of not passing the examination कितना होगा फिर, याद रहेगा। अब आगे बोला, द इंफॉर्मेशन कैन बी प्रेजेंटेड इन अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रेजेंट कर रहे हो, इसको किस में प्रेजेंट कर रहे हो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक टेबल है, क्या है, टेबल है, क्या है, वो टेबल जिसके अंदर क्या करते हो, प्रोबेबिलिटी को आप क्या कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। टोटल कितना था, 1 को क्या कर रहे हो, 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, एक पास होने वाले में और एक फेल होने वाले में। पास होने वाले के लिए कितना है, 0.6, और फेल होने वाले के लिए कितना है, 0.4। ओके, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, A probability distribution is a list of all possible outcome। probability distribution क्या है, ये एक लिस्ट है, एक टेबल है, किसका, जो भी आउटकम आया है उसका, जो भी आउटकम आएगा उसका क्या है, पूरा का पूरा लिस्ट है, क्या, probability distribution for an event and the probability that each will occur। जैसे कि देखिए probability distribution for each for the above illustration is as follows। जैसे कि आउटकम है, पास होना एग्जामिनेशन में एंड डू नॉट पास इन एग्जामिनेशन, 0.6, 0.4 एंड टोटल 1। क्या ये बात आपको समझ में आया, ये पूरा का पूरा थ्योरी है जो आपको समझ में आना चाहिए। अब इसी के आधार पे हम लोग करेंगे क्वेश्चंस, समझ में आया, इसी के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। आपको प्रोबेबिलिटी असाइन करने आना चाहिए, क्वेश्चन में दिया रहेगा, ओके, डोंट वरी उसकी बात। तो चलिए इसी के आधार पे हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है प्रोबेबिलिटी का। एक बार खाली क्वेश्चन को पढ़ के ले लो। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, ओके, इन इट्स सेल फोरकास्टिंग एन अप्लायंस रिटेलर डेवलप्स अ सेट ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर द सेल्स इन ईच ऑफ इट्स प्रोडक्ट लाइन फॉर द कमिंग ईयर, फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले ईयर में जो एक अप्लायंस रिटेलर है, कौन है, एक अप्लायंस रिटेलर है, वो क्या कर रहे हैं, अपने सेल की फोरकास्टिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ओके, अप्लायंस रिटेलर जो है वो क्या कर रहे हैं, सेल्स की फोरकास्टिंग कर रहे हैं अपने हर एक प्रोडक्ट लाइन की, किसकी,
हर एक प्रोडक्ट लाइन की। ओके, उसके लिए उन्होंने एक सेट किया, प्रोबेबिलिटी सेट किया। क्या उन्होंने कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी क्या कर रहे हैं, असाइन किया है उन्होंने। बोल रहे हैं कि रेफ्रिजरेटर जो प्रोडक्ट लाइन है, एक है रेफ्रिजरेटर और एक है इलेक्ट्रिक रेंज है। याद रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे बोला देयर इज अ 30% प्रोबेबिलिटी दैट सेल्स ऑफ रेफ्रिजरेटर विल बी ₹50 lakhs। बोल रहा है कि 50 लाख रुपीज का रेफ्रिजरेटर हम सेल कर पाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी है 30%। कितना परसेंट चांस है, बोल रहा है एट द 50% प्रोबेबिलिटी दैट सेल्स विल बी ₹75 लाख। हम लोग 75 लाख रुपए का सेल कर पाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी है 50%। ओके, आगे बोल रहा है 20% प्रोबेबिलिटी है दैट सेल्स विल बी ₹1 करोड़। 1 करोड़ का सेल कर पाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी है रेफ्रिजरेटर की जो है 20%। याद रहेगा। आगे बोला इलेक्ट्रिक रेंज का बोल रहा है देयर इज अ 25% प्रोबेबिलिटी दैट सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिक रेंज विल बी 20 लाख। हम लोग जो इलेक्ट्रिक रेंज है 20 लाख रुपए का सेल कर पाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी है सिर्फ 25%। समझ में आ गया। 55% प्रोबेबिलिटी दैट सेल्स विल बी ₹30 lakhs। 30 लाख का सेल कर पाएंगे इलेक्ट्रिक रेंज, इसकी प्रोबेबिलिटी बताई जा रही है 55% चांस है। लास्ट जो है 20% प्रोबेबिलिटी बताई जा रही है सेल्स, जिसका हम लोग 50 लाख रुपए का सेल कर पाएंगे। तो हमें क्या बोला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेल्स ऑफ रेफ्रिजरेटर विल बी 75 लाख। बोल रहा है कि बताइए रेफ्रिजरेटर जो हम सेल कर रहे हैं 75 लाख रुपए की, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। रेफ्रिजरेटर है 75 लाख का सेल कर रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी परसेंट है। तो पहले का आंसर 50%। याद रहेगा। दूसरे का आंसर क्या बोला है, और करके लिखा है, थोड़ा ध्यान देना। और ओके मतलब आगे बोला सेल ऑफ इलेक्ट्रिक रेंज विल बी, अगर मुझे 30 लाख रुपीज का 30 लाख रुपीज का क्या करना है, मुझे सेल करना है। ओके, इलेक्ट्रिक सेल्स, तो बताइए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 30 लाख का अगर मुझे सेल करना है तो 55। याद रहेगा। तो इसे हमें लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। फटाफट नोटबुक में ओपन कीजिए और क्वेश्चन नंबर 1 डालिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। प्यारे बच्चों क्या है, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज। अब देखो कैसे इसे कैलकुलेट करना है। ओके, बोला है इन इट्स सेल्स फोरकास्टिंग एन appliance retailer develop a set of probability for sales in each of its product line for coming year। सेम क्वेश्चन है डिक्टो ऊपर वाला जो क्वेश्चन है, बट यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेल्स ऑफ रेफ्रिजरेटर विल बी 75 lakhs। एंड वर्ड आ गया, बस ये एंड के वजह से ये ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का काम कर रहा है। किसके वजह से, इधर देखो प्लीज, यहाँ पे देखो, एंड के वजह से। किसके वजह से, एंड। और यहाँ पे क्या था, और। जब और था तब दो अलग अलग आ रहा था, किस, दो अलग अलग बार आपने प्रोबेबिलिटी निकाला। बट यहाँ पे एक सेम क्वेश्चन है और वर्ड क्या लिख दिया यहाँ पे, एंड। और कुछ नहीं लिखा, क्या लिखा, एंड। जब भी एंड आ गया तो मतलब कि यहाँ पे क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 75 lakhs। ओके, सेल ऑफ रेफ्रिजरेटर, अगर मैं 75 लाख रुपए का रेफ्रिजरेटर सेल कर रहा हूँ तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। और एंड बोल दिया, क्या बोल दिया है, एंड बोल दिया। अगर मैं सेल्स करूंगा इलेक्ट्रिक रेंज विल बी 30 लाख रुपीज का नेक्स्ट ईयर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। क्या करना पड़ेगा ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी में, मल्टीप्लीकेशन। मतलब अगर मैं बोल सकता हूं यहाँ पे ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी में, तो यहाँ पे हो जाएगा P ऑफ A इंटू P ऑफ B। अब P ऑफ A मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A आपने अभी बताया 0.5, कितना था, 50% ना, 0.5। और इसका कितना था, 0.55। इंटू करो और बताओ आंसर, फाइनल आंसर 0.55।
275। इसको अगर मैं 100% में करूंगा तो क्या आ जाएगा 27.5%। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? क्यों? इसके वजह से, बिकॉज यहाँ पे एंड लिखा था, इसके वजह से हम लोग ने क्या किया, एंड में लिखा। तो इसके लिए इसका आंसर ये आया। तो थोड़ा सा नोट डालिए, लिखिए आपके नोटबुक में, जॉइंट प्रोबेबिलिटी, हेडिंग डालिए जॉइंट प्रोबेबिलिटी, द लाइक्लीहुड ऑफ 2 इवेंट्स अकरिंग एट द सेम टाइम। याद रहेगा? लिखा। अब नेक्स्ट लाइन में लिखो उधर, जॉइंट प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, नेक्स्ट लाइन में जॉइंट प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B। जब 2 इवेंट एक ही टाइम पे अकर होंगे तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, जॉइंट प्रोबेबिलिटी। तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला समझ में आ गया, P ऑफ A इंटू P ऑफ B। तो क्या हमारा 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? हाँ, ये लिखो, इतना लिखो, जॉइंट प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू JP इज इक्वल टू, यहां तक सबको समझा? 2 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड वैल्यू के ऊपर रहेंगे। किसके ऊपर रहेंगे? ओके, हाँ, कुछ क्वेश्चन रहेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू के ऊपर, कुछ क्वेश्चन रहेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन के ऊपर, कुछ क्वेश्चन रहेंगे सीवी के ऊपर, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के ऊपर। याद रहेगा? अब ध्यान से सुनना प्लीज, नजर हटी दुर्घटना घटी, बाद में बोलने का नहीं, ध्यान से सुनना। क्या होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू? ओके, अरे हाँ, मेरे को भी पता है। ओके, ध्यान से सुनना। मैं बोला अगर मैं बात कर रहा हूँ डिसीजन अंडर रिस्क, अगर मुझे डिसीजन लेना है तो 3 मेनली चीज़ें हैं। एक है एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक है स्टैंडर्ड डिवीजन, और एक है आप लोगों का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। याद रहेगा? इन 3 के आधार पे हम लोग डिसीजन लेते हैं। किसमें? रिस्क वाले केस में। किसमें? रिस्क वाले केस में। अगर मैं बात कर रहा हूँ एक्सपेक्टेड वैल्यू, किसकी बात कर रहे हैं? तो एक्सपेक्टेड वैल्यू, जैसे एक एग्जांपल, मेरे पास 2 प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी। ए से प्रॉफिट जो है 100 रुपीज़ का एंड बी से 150 का प्रॉफिट है। तो मुझे बताओ प्रॉफिट ज़्यादा किस में है? बी में। तो बी में प्रॉफिट ज़्यादा है तो मैं कंटिन्यू किसके साथ जाऊंगा? बी के साथ जाऊंगा। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है, मेरे को कितना वैल्यू, मतलब कि कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं वैल्यू, कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वैल्यू, तो मेरे को सबसे ज़्यादा जिसमें होगा तो वही मेरे को कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ बी में कितनी वैल्यू एक्सपेक्ट हो रही है? 150, तो मेरे को 150 करना पड़ेगा। मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब होता है, एक तरह से मैं ये बोल सकता हूँ, प्रॉफिट कितना मैं कमाने वाला हूँ। ओके, प्रॉफिट कितना मैं रेवेन्यू जनरेट करने वाला हूँ, कितना मैं प्रॉफिट कमाने वाला हूँ, कितना मैं रेवेन्यू जनरेट करने वाला हूँ, उसी को मैं बोलता हूँ एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्या बोलूँगा? तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मेरे पास 2 प्रोजेक्ट है ए एंड बी, तो मेरे को सबसे ज़्यादा जिसमें प्रॉफिट होगा वही मेरे को कंटिन्यू करना पड़ेगा, वही मेरे को क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो मेरे को बताना मैं यहाँ पे प्रॉफिट कितना एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ? 150। कितना एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ? 150। याद रहेगा? प्लीज, एक्सपेक्टेड वैल्यू समझ में आया क्या? मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो जितना कमा रहा हूँ तो मेरे को बी कंटिन्यू करना चाहिए, और बी में मेरे को एक्सपेक्ट कितना कर रहा हूँ? प्रॉफिट 150। बस यही है एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्या रहेगा? अगर मैं प्रॉफिट ना कंसीडर करके मैं रिस्क कंसीडर कर रहा हूँ, क्या कंसीडर कर रहा हूँ? अगर मैं सिर्फ रिस्क की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? रिस्क। सपोज ए में मुझे 10 रुपए का रिस्क है और बी में मुझे 15 रुपए का रिस्क है, तो अब बताओ इस सिचुएशन में कौन सा बेटर है? ए बेटर है। तो ऐसे सिचुएशन में जब मैं डिसीजन ले रहा हूं तो मैं क्या फॉलो करूंगा? स्टैंडर्ड डिवीजन। कौन सा मेथड? स्टैंडर्ड डिवीजन। याद रहेगा कि स्टैंडर्ड डिवीजन किसकी बात करता है? रिस्क की। समझ में आया? तो जिसमें कम रिस्क रहेगा वो मेरे लिए बेटर रहेगा, ये याद रहेगा। दूसरा टाइप समझ में आया? पहला टाइप क्या था? एक्सपेक्टेड वैल्यू। मैंने बताया ए और बी, अगर मैं सिर्फ प्रॉफिट की कंसिडर कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? प्रॉफिट कंसिडर कर रहा हूँ, तो जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा वो मेरे लिए बेटर होगा डिसीजन लेना, तो ये होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू के आधार पर ले रहा हूँ। दूसरा मैंने बोला कि अगर मैं सिर्फ रिस्क के आधार पे लूँ तो जिसमें कम रिस्क होगा वो मेरे लिए बेटर रहेगा, तो रिस्क की आएगी बात तो मैं क्या करूँगा? स्टैंडर्ड डिवीजन। अब अगर दोनों मेरे पास है, ओके, तो मैं अगर दोनों मेरे पास है, प्रॉफिट भी और रिस्क भी, तो
अगर मैं प्रॉफिट के हिसाब से देखूँ तो बी मेरे लिए बेटर है, और रिस्क के हिसाब से देखूँ तो ए मेरे लिए बेटर है। ऐसी सिचुएशन में क्या करें? कॉन्फ्लिक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ पे? तो ऐसे सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं सीवी। क्या यूज़ करते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो याद रहेगा तीनों। तो 3 मेथड याद रहेंगे अंडर रिस्क के, एक्सपेक्टेड वैल्यू, स्टैंडर्ड डिवीजन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। याद रहेगा सबको? पक्का समझ में आया क्या? ओके, याद रहेगा तीनों? पक्का। तो चलिए अब लिखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू। लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए बुक में, एक्सपेक्टेड वैल्यू। उसका मतलब भी लिखना पड़ेगा ना। एक्सपेक्टेड वैल्यू की इधर आप डाल सकते हो अंडरलाइन, ऐसा देखो गोल करके। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब क्या है? ओके, रेवेन्यू आना, प्रॉफिट जनरेट होना। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब रेवेन्यू आना, मतलब रेवेन्यू ज़्यादा होना, राइट। प्रॉफिट जनरेट होना, कैश का आना। ये सारा का मतलब किसका? ये सारे के सारे का मतलब क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यू है। याद रहेगा क्या सबको? ये सब क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यू। प्रॉफिट ज़्यादा आना, रेवेन्यू होना और कैश का ज़्यादा आना, ये सब क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यू है। तो लिखिए, नेक्स्ट लाइन में लिखिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू और एक्सपेक्टेड रिटर्न। ओके, एक्सपेक्टेड वैल्यू या फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न इज वेटेड एवरेज। क्या है ये? वेटेड एवरेज ऑफ द पॉसिबल रिटर्न्स। वेटेड एवरेज ऑफ द पॉसिबल रिटर्न्स। अब ये पॉसिबल रिटर्न बच्चा लोग कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने बोला प्रॉफिट आपको जनरेट हुआ, प्रॉफिट का आना, रेवेन्यू आना, ये आपके पॉसिबल रिटर्न्स है। क्या ये समझ में? आप पॉसिबल रिटर्न्स, आप रेवेन्यू की बात करोगे तो रेवेन्यू का ज़्यादा आना, अगर आप प्रॉफिट की बात करोगे तो प्रॉफिट का ज़्यादा आना, ये क्या है? आपके पॉसिबल रिटर्न है। उसका क्या लेना है अपन को? वेटेड एवरेज। क्या निकालना है उसका? वेटेड एवरेज। आगे की लाइन लिखो, लिखा पॉसिबल रिटर्न विद द, उसी के साथ लिखिए विथ द, हाँ उसके साथ बाजू में, विद द वेट्स, विद द वेट्स, WEIGHTS, वेट्स, बिंग द, बिंग BEING, बिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। ओके, जो भी वेट रहेगा उसके साथ हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? प्रोबेबिलिटी असाइन करेंगे। समझ में आया? तो हमें क्या मिल जाएगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू मिलेगा। चलिए नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लाइन लिखिए उसी में। ओके, द एक्सपेक्टेड वैल्यू, द एक्सपेक्टेड वैल्यू इज द मीन वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू को क्या बोला जाता है? मीन वैल्यू बोला जाता है। एंड ऑल्सो नोन एज द एवरेज वैल्यू। क्या बोला जाएगा इसको? याद रहेगा? ऑल्सो नोन एज द एवरेज वैल्यू। याद रहेगा? चलिए देखिए, यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्या बनाना पड़ेगा? ओके, कैश फ्लो। ओके, यहाँ पे दूसरे नंबर पे प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे जो CF है इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो। CF मतलब क्या? कैश फ्लो। अब देखिए, कैश फ्लो का मतलब कैश का आना। ओके, कैश फ्लो, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ प्रॉफिट, या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ रेवेन्यू। याद रहेगा? पूरा जगह नहीं है, आप लोग लिख लेना वहाँ पे, रेवेन्यू। याद रहेगा? अब ध्यान से देखना। ओके, अब ध्यान से सुनना, कैश फ्लो क्या होता है। ओके, हम लोग को चाहिए एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्या चाहिए? एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्या है ये? स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू। अगर मैं बात करूँ कैश फ्लो या प्रॉफिट का आना या फिर रेवेन्यू का आना, तो मैं बोल रहा हूँ कि 10 रुपया आने के चांसेस हैं 0.5। 10 रुपया कैश फ्लो आने के चांसेस कितने हैं? 0.5। मैं बोल सकता हूँ 10 रुपया प्रॉफिट होने के चांसेस कितने हैं? 10 रुपया रेवेन्यू होने के चांसेस कितने हैं? 0.5। फिर उसके बाद 20 रुपया, 20 रुपया जो है रेवेन्यू होने के चांसेस, या 20 रुपया प्रॉफिट होने के चांसेस, या 20 रुपया मेरे कैश फ्लो आने के चांसेस है 0.3। ओके, और 30 रुपया आने के चांसेस है 0.2। इसका समअप करोगे तो 1 हो जाएगा।
समझ में आया? 0.5, 0.3, 0.1, 2, ओके, 0.5, 0.3, 0.2, तो ये 1 हो जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। जब हम तीनों को ऐड कर देंगे तो मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी? याद रहेगा? तो ये तुम लोग करके लेंगे। तो चलिए पहले कॉलम में तुम लोग तब तक लिखिए 10। हाँ स्टेटमेंट ऑफ, हाँ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू उसी में लिखिए। स्टेट नहीं नहीं अलग है, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है ये आप क्या कर रहे हो, फॉर्मेट बना रहे हो स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू। ओके, इसके बाद ये थर्ड वाला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। कोई बात नहीं, आप बोल रहे हो तो लो। 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया। समझ में आया? 10 रुपये आने के ओके, पहला क्या बोला, कैश फ्लो। 10 रुपये आने के चांसेस जो है उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.5, याद रहेगा? ओके, 15 रुपये आने के चांसेस है जिसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3, और 20 रुपया जो है उसके आने के चांसेस है प्रोबेबिलिटी कितनी, 0.2। इसका समअप करोगे तो ये पूरा टोटल होता है 1, याद रहेगा? मैंने बताया कैश फ्लो मतलब क्या, 10 रुपया प्रॉफिट होने के चांसेस, 15 रुपया प्रॉफिट होने के चांसेस कितने हैं, और 20 रुपये प्रॉफिट होने के चांसेस इतने हैं। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो बताओ कितना आएगा इसका, इसका बताओ, इसका बताओ, और टोटल बताओ कितना हुआ, 13.5। ये मेरे लिए क्या होगा, याद रहेगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू, याद रहेगा सबको? पक्का समझ में आया? तो ये है स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू, याद रहेगा? यहाँ तक सबको समझ में आया क्या? पक्का? तो चलिए इसी के आधार पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3। ओके, चलिए देखो इसी के आधार पे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बोल रहा है सुब्बू जी, क्वेश्चन नंबर 3, सुब्बू जी इज ए स्मॉल वेंडर। कौन है ये? एक स्मॉल वेंडर है। हु इज अनडिसाइडेड, अभी तक उसने डिसाइड नहीं किया, अनडिसाइडेड ऑन what to sell in the fairground as a fair is to be organized in the 10 days। मतलब कि मेला लगने वाला है 10 दिनों के लिए। तो ये अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि ये क्या बेचेंगे वहां पे। ओके, ही हैज द ऑप्शन ऑफ सेलिंग टी और आइसक्रीम। इनके पास दो ऑप्शन आ गए, अल्टरनेटिव आ गए। पहला क्या है, टी, और दूसरा क्या है, ये याद रहेगा, ये अल्टरनेटिव्स है। ये क्या है, अल्टरनेटिव्स है। ओके, कौन सी डेट दिख रहा, ऑन अ डे 1 16 अगस्त 2022, ओके, ऑफ द फेयर, मतलब मेला उस दिन लगना चालू होगा। समझ में आया? ये ले भाई, बस फिर। ओके, चलो कोई बात नहीं। ओके आगे, आगे देखो, he has made a projection that selling a tea would fetch him a profit of rupees 300 if it's a rain on the 16th अगस्त 2022। अगर 16 अगस्त 2022 के दिन अगर बारिश हुई, ओके, तो वो रेन जो है, पहले यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेट्स ऑफ नेचर। अगर रेन्स हुआ तो वो कितने रुपए का चाय बेच पाएंगे, प्रॉफिट कमा लेंगे, 300 रुपए का प्रॉफिट कमा लेंगे, 300 रुपए का प्रॉफिट। क्या ये बात सबको समझ में आया? बट इफ इट्स अ सनी एंड ह्यूमिड ऑन द डे, अगर सनी डे हुआ तो उस दिन बच्चा लोग कितना, ही वुड नॉट हैव मच कस्टमर एंड देन ही वुड मेक अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 30 रुपीज का प्रॉफिट कमा पाएंगे 30 से। हाँ हाँ हाँ, दोनों का मतलब ही घर में। ओके ओके, अब इफ ही सेल्स आइसक्रीम हिज प्रॉफिट इज मच हायर 150। अगर सनी डे रहा उसी दिन, अगर ये आइसक्रीम बेचेंगे तो कितने रुपए कमा लेंगे, 150। इफ द 16th अगस्त इज हॉट एंड ह्यूमिड, मतलब कि यही हॉट एंड ह्यूमिड वाला डे रहेगा। बट इफ ही डिसाइडेड टू सेल आइसक्रीम एंड इट्स रेन ऑन दैट डे, अगर उस दिन बारिश हुआ, अगर उस दिन ये आइसक्रीम बेचेंगे तो हिज प्रॉफिट कितना होगा, सिर्फ 10 रुपए का प्रॉफिट होगा। ओके, क्या हम लोग ने पे ऑफ टेबल बना लिया? आगे बोला है हाउ वुड ही मेक द डिसीजन, कैसे वो डिसीजन ले, हाँ वो डिसीजन कैसे ले। ओके,
of what to sell tea और आइसक्रीम on a 16th अगस्त 2022. एज्यूम करना है जो प्रोबेबिलिटी है हॉट एंड ह्यूमिड डे की है 85%. हॉट एंड ह्यूमिड डे मतलब यहाँ पे 85% का क्या है प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे कितना है 15% है. समझ में आया? आपको प्रोबेबिलिटी असाइन कर दी गई है दोनों की, रेन और इसमें प्रॉफिट इतना होगा, इधर इधर होगा. ओके, अब ध्यान से देखना क्या करना चाहिए. तो चलिए सबसे पहले हम निकालेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू. क्या निकालेंगे? चलिए 300 रुपये जो है प्रॉफिट होगा, इसके परसेंट कितने चांसेस है प्रोबेबिलिटी 15%, प्लस और 30 रुपये का प्रॉफिट होगा, इसके चांसेस कितने, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, टी की बात कर रहा हूं. बताओ कितना आ रहा है दोनों टोटल करके 70.5. टी कितने रुपए का प्रॉफिट होगा 5 रुपीज. अगर मैं ये टेबल के फॉर्म में बनाऊं तो टेबल के फॉर्म में भी बना सकता हूं. अगर देखिए मैं टेबल के फॉर्म में बनाऊं तो ये प्रॉफिट हो जाएगा. ओके, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी असाइन हो जाएगी. ओके, यहाँ पे प्रॉफिट को किससे मल्टीप्लाई करना है, प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी से, याद रहेगा, प्रोबेबिलिटी से याद रहेगा. तो मुझे बताओ अगर मैं टी का केस ले रहा हूं, किसका केस ले रहा हूं, टी वाला केस ले रहा हूं, तो बताइए प्रॉफिट जो है 300 का होगा. ओके, तो यहाँ पे कितने परसेंट चांस है सर 15%. तो प्रोबेबिलिटी को अगर 15% है तो इसको आप क्या कर सकते हो 0.15 लिख सकते हो. तो आप परसेंटेज की जगह पे 0.15 भी लिख दो. मुझे बताओ यहाँ पे 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ है रेनी डे में, और ये तो कितना आया 45, और 30 रुपये का टी का जो हुआ है उसका परसेंटेज कितना है 85 मतलब 0.85. तो बताओ कितना आ रहा है टोटल मिला के. देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे आप ऐसे करो टी का एक्सपेक्टेड वैल्यू ऐसे निकालो, या फिर आप फॉर्मेट बना के निकालो 30 इंटू 15 30 इंटू ये. समझ में आया? ये हो गया, याद रहेगा सबको. चलो अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे कर देता हूँ, उसका सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 2 तुम लोग ने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 3 राइट. टेबल बना लेते फटाफट. सबसे पहला टी, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था रेनी डे, और यहाँ पे सनी डे, हॉट एंड ह्यूमिड. ए प्लीज शांत रहो. 300 प्रॉफिट. ओके 300 प्रॉफिट 30 रुपये. हाँ कैसा टेबल बना के, नहीं पहले जैसा था ना, हाँ वही करवाऊंगा, कोई बात नहीं. यहाँ पे देख लो 10 रुपया, और यहाँ पे कितना था वो 150. यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी आपने असाइन की थी, अगर मैं टी की केस की बात करता हूँ, प्लीज शांत अभिया, टी की केस की बात करता हूँ, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होगा वो होगा टी के केस में 300 रुपये का प्रॉफिट होगा, जिसके चांसेस है कितना प्लस 30 रुपये का टी के केस में प्रॉफिट होगा, इसके चांसेस है 85%. एंड टोटल मिला के कितना हो गया, कितना हो जाएगा 70.5 रुपीज़. ये याद रहेगा टी के केस में. अगर मैं आइसक्रीम के केस में एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालूं, तो प्यारे बच्चों 10 रुपये का प्रॉफिट होगा, इसके चांसेस है 15%, प्लस यहाँ पे तो मुझे बताओ नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पे 129. बताओ क्या सेल करना चाहिए उनको, आइसक्रीम. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है सुब्बू जी ना, सुब्बू जी सेल आइसक्रीम
ड्यू टू हाई एक्सपेक्टेड वैल्यू, खत्म। हाँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूरा ऐसे ही करो जैसा मैंने किया है। हाँ हाँ हाँ। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, ओके। बोल रहा है बिल्डिंग लिमिटेड ओन्स लैंड इन नोएडा। एक बिल्डिंग लिमिटेड है जो क्या है, नोएडा में है, ओके। एंड इंटेंड टू बिल्ड अ condominium, okay, development on the site, okay. The company is deciding on whether to build a small, medium or large development, याद रहेगा, ओके। कंपनी डिसाइड कर रही है क्या वो स्मॉल बनाए, क्या वो मीडियम बनाए, क्या वो लार्ज डेवलपमेंट करे। डिमांड इज अनसर्टन, देखो यहाँ पे डिमांड जो है वो अनसर्टन है, और ये क्या है, फ्लक्चुएट करता है, क्या करता है, डिमांड कुड बी लो, डिमांड लो भी हो सकता है, डिमांड मीडियम भी हो सकता है, डिमांड हाई भी हो सकता है, याद रहेगा, ओके। मैनेजमेंट एट अ बिल्डिंग लिमिटेड, जो मैनेजमेंट है बिल्डिंग लिमिटेड का, हैज डिटरमाइंड प्रॉफिट पे ऑफ बिल भी, उन्होंने प्रॉफिट बनाया पे ऑफ का, एंड ऑल अमाउंट जो भी है वो किसमें है, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज में, किसमें है, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज में। अल्टरनेटिव दिया है स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज, लो डिमांड, मीडियम डिमांड एंड हाई डिमांड, याद रहेगा। बोला है यहाँ पे 1400, यहाँ पे 1100, यहाँ पे -1300 का है, ओके। 1400, 1600, 1200, 1400, 1600, 2100। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने प्रोबेबिलिटी भी असाइन किया हुआ है, ए प्लीज शांत। यहाँ पे उन्होंने प्रोबेबिलिटी भी क्या किया है, असाइन किया हुआ है। बोला है लो जो है उसका रहेगा 0.20, मतलब कि यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी इसके नीचे, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, इसका है 0.2, इसका है 0.35, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.45, याद रहेगा। हमें बोल रहा है मेक द डिसीजन बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड वैल्यू, किसके हिसाब से देना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू के हिसाब से डिसीजन लेना है। तो चलिए फटाफट क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू के हिसाब से डिसीजन लेना पड़ेगा। तो चलिए, नेगेटिव में है वो, मतलब कि देखो यहाँ पे क्या बोला, ऑल अमाउंट इन 1000, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हुआ, यहाँ पे लॉस हुआ है, समझ में आ गया क्या, याद रहेगा। चलिए अब ध्यान देना मेरे बच्चों, इसको अभी मेरे को क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन सामने आ गया आपके। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपेक्टेड वैल्यू, हम लोग को क्या करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है। सबसे पहला स्मॉल का, चलिए स्मॉल का देखिए बच्चा लोग, 1400 इंटू 0.2, प्लस मीडियम का कितना है, 1400 इंटू 0.35, बताइए कितना आ रहा है, बताओ कितना आ रहा है। फर्स्ट का पूरा टोटल करो, पूरा टोटल बताओ। इसका 280, किसका नेक्स्ट का, इसका कितना है, टोटल बताओ। 1400 आया। स्मॉल वाले का कितना है, 1400 रुपीज। अगर मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू बात करूं मीडियम की, 1100 इंटू 0.2, प्लस 1600 इंटू 0.35, प्लस 1600 इंटू 0.45। सबका पहले इंडिविजुअल बताओ कितना आएगा, 220, 560, सबको ऐड करो बताओ। क्या ये बात सबको समझा, मीडियम वाला। मीडियम के बाद लार्ज, लार्ज में 1300 का क्या है, लॉस है, मतलब माइनस इंटू 0.2, ओके, प्लस प्लस यहाँ पे बताओ क्या आएगा, -260, प्लस
ये कितना आ रहा है? -260, -260। अब मेरे को बताओ सबसे अच्छा कौन सा है तीनों में? मीडियम वाला। तो बिल्डिंग लिमिटेड यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मीडियम डेवलपमेंट ड्यू टू हाईएस्ट वैल्यू या फिर हाईएस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो किसका एक्सपेक्टेड वैल्यू ज्यादा है? ये लो लिखो